सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB दैट इज़ फ्री डिवीजन बैच, जिसमें आज हम करने वाले हैं एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, यानी उग्र राष्ट्रवाद का जो एरा था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या रीजंस थे और किस वजह से वो हुआ, ठीक है। एंड आज और कल हमने दो दो लेक्चर्स करने पड़ेंगे क्योंकि कल कोई भी लेक्चर नहीं हो पाया था आप लोगों का, ठीक है। और कल काफ़ी लोग बोल रहे थे लगता है सर ने ब्रेक ले लिया, सर घूमने गए हैं, है ना। तो बिल्कुल यार, कल घूमने गए थे और पूरे पूरे दिन जो है धूप में घूमे, कल एकदम हालत टाइट हो गई कल ठीक है। और कल जो है आप में से कुछ लोगों का रियल फेस भी मुझे पता चल गया। रियल फेस इन दी सेंस एक्चुअली है क्या कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि कभी भी मैं आपकी क्लास का ब्रेक घूमने के लिए तो नहीं करूँगा, ठीक है। कि मैं घूम रहा हूँ और मैंने आपका क्लास का ब्रेक कर दिया, नेवर, कभी नहीं, ठीक है। कल थोड़ा सा वही है कि मुझे कचहरी जाना पड़ा था, इसलिए थोड़ा सा कल क्लास नहीं हो पाई थी। पहले मुझे लगा मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर 12 बजे तक डाल दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा 8 बजे तक नहीं होगा तो मैं शाम को आके डाल दूंगा, लेकिन काफ़ी लेट हो गया कल, ठीक है। और रियल फेस इस सेंस से पता चल गया कि भाई एक्चुअल में है क्या ना कि यार एक्चुअल में एक लोगों को पापा ने पूरा पैसा अपना दे रखा था, ठीक है। एंड वही है कि 5 साल का टाइम पीरियड हो गया और फिर भी मतलब वो पैसे वगैरह लौटा नहीं रहे, तो उसी का थोड़ा सा मतलब केस वगैरह रहता है। तो बस मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप में से कुछ लोग उसमें ज्वाइंट होंगे, ठीक है। क्विज़ ग्रुप करके है वो, ठीक है, पुराना टेलीग्राम ग्रुप है। तो उसमें मैंने मतलब पोस्ट किया था कि अगर कोई इस पर्टिकुलर रीजन से है, मतलब जगह पड़ती है कानपुर में, क्योंकि जो है उनका एक्चुअल में हाउस नंबर वगैरह कुछ नहीं पता है और मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है वो जगह। तो मैंने सोचा अगर कोई हो वहाँ पे तो नंबर वगैरह मिल जाए, लेकिन एक लोग मिले तो, है ना, मतलब आप में से ही कोई। लेकिन जैसे मैंने सारी बात बताई तो भाई साहब नदारद हो गया, ठीक है। तो खैर वही कि आज फिर जाना पड़ेगा। और कल पता चला कि एक्चुअल में गर्मी पड़ती कैसी है बाहर, है ना। कल एकदम कायदे की थी। खैर, तो बस मैं आपसे बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि हमेशा किसी का हेल्पिंग हैंड बन जाए करिए, है ना। अब मतलब मुझे कल काफ़ी ख़राब लगा यार सच में कि मतलब बातें तो आप लोगों की, मतलब सबको तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है यार। मैं तो आप लोग तो मेरे को जानते हो ना, फिर भी मतलब खैर खैर जो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म यानी उग्र राष्ट्रवाद का जन्म क्यों होता है, कब होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ ऑफ कर्जन पे सबसे पहले आते हैं कि क्यों ये मिलिटेंट नेशनलिज्म, एक्चुअल में मिलिटेंट नेशनलिज्म क्या है कि 1890s के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ये 1890 के टाइम पे। और फर्दर हम बोल सकते हैं कि 1915 तक ये चला और उसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था बंगाल पार्टीशन। हम अदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी पढ़ेंगे इस लेक्चर में, बंगाल पार्टीशन और जो कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी, जैसे कि किसी की हत्या करना और इस तरह से कुछ पार्टीज़ का फॉर्मेशन होना, जैसे गदर पार्टी वगैरह। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो बंगाल पार्टीशन जो है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था इस पूरे मिलिटेंट नेशनलिज्म में। बंगाल पार्टीशन का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन इसके अलावा भी और क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो इसके अलावा तो देखिए क्या था कि भाई वेस्टर्नाइजेशन का ट्रेंड ग्रो हो रहा था, है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स वेस्टर्नाइजेशन को सुपीरियर दिखा रहे थे। कर्जन आया था वॉइस रॉय, इसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल रही। कर्जन के टाइम पे कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट पास हुआ 1899 में, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स 1904 में, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट्स 1904 में, एंड बंगाल का पार्टीशन 1905 में। ये हैं क्या, तो कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट जो पास हुआ, इसके तहत जो इलेक्टेड मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह में, तो वहाँ पे इनकी संख्या को घटा दिया गया, नॉमिनेटेड वाले को बढ़ा दिया गया। अब ये इसलिए किया गया क्योंकि नॉमिनेटेड वालों के पास कम पावर थे, इलेक्टेड वालों के पास ज़्यादा पावर थे। तो एक तो ये चीज़, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास हुआ 1904 में। इसका जो मेन एम था दैट वाज टू रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब ये चीज़ें हम आप सुन लीजिए, मतलब ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसने इट रिस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, सो दैट वहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ना ग्रो कर सके। और बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में। ये क्यों किया गया, ये मेन इसलिए किया गया था क्योंकि बंगाल वॉज द नर्व सेंटर। किस चीज़ का नर्व सेंटर बन चुका था, ये जो उग्रवाद ग्रो हो रहा था ना, उसका नर्व सेंटर, यानी कि जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो बंगाल से हो रही थी। अब बंगाल उस समय बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस हुआ करता था। आज का जो बंगाल है ना, उस टाइम के बंगाल से बहुत छोटा है।
उस टाइम के बंगाल में आज का वेस्ट बंगाल ले लीजिए, ठीक है, पूरा बांग्लादेश ले लीजिए, असम के सर्टन पार्ट्स ले लीजिए, बिहार के कुछ पार्ट्स, उड़ीसा के, तो ये पूरा बंगाल होता था। यानी कि पूरे इंडिया की और फिर ब्रिटिश इंडिया की 1/4 पॉपुलेशन बंगाल में, उस टाइम के बंगाल में ही रहती थी। तो ब्रिटिशर्स ने जो रीज़न दिया बंगाल पार्टीशन का कि क्यों हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, वो दिया कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की वजह से कर रहे हैं, प्रशासनिक कारणों की वजह से कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत डिफ़िकल्ट बनता जा रहा है हमारे लिए बंगाल को एडमिनिस्टर करना, क्योंकि बंगाल इतना बड़ा प्रोविंस है। और कुछ लालच दिए, लालच इन दी सेंस इन्होंने बोला कि जब हम बंगाल को डिवाइड करेंगे, बंगाल ये मान लो है, तो बंगाल को ऐसे डिवाइड करेंगे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को इन्होंने बोला कि यहाँ की तो कैलकाटा जैसे पहले कैपिटल है वो रहेगी, लेकिन जो ईस्ट बंगाल की जो कैपिटल है उसको हम ढाका बना देंगे, जो कि किस लिए किया इन्होंने, मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए, बिकॉज मुस्लिम की ग्लोरी से थोड़ा बहुत ही एसोसिएटेड था ढाका, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम की लाइंस में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि अगेन जो मैंने बोला ये नर्व सेंटर था बंगाल पूरा मिलिटेंट उग्रवाद का, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका डिवीजन करके हिंदू मुस्लिम के लाइंस में, ठीक है, और लैंग्वेज की लाइंस पे और कुछ और अपीजमेंट्स दे के, जैसे इन्होंने बोला कि अगर हम ये कर देंगे तो असम को एक सेपरेट प्रोविंस बना देंगे और असम को मतलब और अधिकार हम दे देंगे। तो इस तरह से इन्होंने अपीज़ करने की कोशिश की और डिवाइड करने की कोशिश करी। ठीक, तो अब ये जो ईस्ट बंगाल की कैपिटल ढाका बनाई मुस्लिम्स को अपीज़ करने के लिए काम भी आई, क्योंकि मुस्लिम्स ने फिर ये बंगाल पार्टीशन के खिलाफ जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चले इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और यहाँ से मुस्लिम्स ने अपनी अलग से पार्टी बना ली, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करके इन्होंने पार्टी बना ली। अब ये जो पार्टी बनाई इन्होंने मुस्लिम लीग, ये 1906 में बनाई और ढाका में ही बनाई, ढाका जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश की कैपिटल है। और किसने बनवाई, नवाब सलीम उल्लाह। ठीक है, नवाब सलीम उल्लाह इन्होंने बनाई क्या, मुस्लिम लीग। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल को कर दिया गया डिवाइड। ये कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस दिए गए थे तो वो एक बहुत ही माइन्यूट सा रीज़न था, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोविंस था, लेकिन जो मेन रीज़न था वो था कि नर्व सेंटर जो बनता जा रहा बंगाल मिलिटेंट नेशनलिज्म का, उसको वीकेंड करना है। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम लाइन के डिवाइड किया, क्योंकि ईस्ट बंगाल में पूरा मुस्लिम मेजोरिटी था और यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी। ठीक, तो अब हुआ क्या, अब इसके खिलाफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुए। एंटी पार्टीशन मूवमेंट में क्या स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे तो चलो हम देख चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा, तो बंगाल पार्टीशन की अगर बात करें तो कब अनाउंस हुआ था, तो जुलाई 1905 में। एंड कब एनफोर्स हुआ था, लागू कब हुआ था, अक्टूबर 1905 में। तो ये भी आपको डेट्स याद होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे कि कब अनाउंस हुआ था और एक्चुअल में कब हुआ था। अब होता क्या है कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट होना स्टार्ट होते हैं, मतलब इस लेवल पे स्टार्ट होते हैं कि लोग एक दूसरे को राखी वगैरह बांधते हैं टू शो यूनिटी। वैसे तो देखो 1903 में ही इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनी मंशा दिखा दी थी, जाहिर कर दी थी कि हम बंगाल का पार्टीशन जो है करने की पूरी उसमें है। ठीक है, बंगाल के पार्टीशन के रिगार्डिंग हम सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ था ये। और जब ये हुआ एक्चुअल में, तो उस दिन को जो है लोगों ने एज अ राखी बांध के यूनिटी को दर्शाया वहाँ पे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि इसी टाइम पे ही जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अमार सोनार बांग्ला लिखा, आर गोल्डन बंगाल, जो आज प्रेजेंट डे बांग्लादेश की जो नेशनल एंथम है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा भी नेशनल एंथम लिखा। कमेंट में आप बताएंगे सबसे पहली बार कौन से कांग्रेस के सेशन में नेशनल एंथम गाया गया था, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। 1905 की अगर बात करें तो जो बनारस का सेशन हुआ था कांग्रेस का, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं, इन्होंने प्रिसाइड किया था। अब यहाँ पे स्वदेशी को लेकर रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कि भाई हम स्वदेशी अडॉप्ट करेंगे और ये हम बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश जो भी प्रोडक्ट्स हैं। दिट वाज अ पार्ट ऑफ एंटी पार्टीशन कैंपेन, क्योंकि ये जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसके खिलाफ ऑलमोस्ट सभी लोग थे। ठीक है, और उसमें से जितने भी लोग थे, या फिर जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था बनारस का, उसमें सभी लोगों ने ये बोला कि भाई हम स्वदेशी को एक्सेप्ट करेंगे और बॉयकॉट करेंगे इनका जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं। अगले ही साल 1906 में कैलकाटा का सेशन होता है कांग्रेस का, जिसको प्रिसाइड करते हैं हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनके रिगार्डिंग हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी अगर आप याद करें, दादा भाई नौरोजी जो हमारे पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्हें पहली बात तो पारसी कम्युनिटी के लिए रस्ट गुफ्तार निकाला न्यूज़पेपर। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब लिखी, जिसमें ड्रीम थ्योरी की उन्होंने बात बताई। प्लस इसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश MP, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
इसके अलावा इन्होंने पॉवर्टी लाइन दी। इसके अलावा इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट करी 1866 में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो ये जो सेशन है, और दादा भाई नौरोजी ने सेकेंड सेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1886 में, ठीक है, कैलकाटा में हुआ था, उसको भी प्रिसाइड किया था। या 1906 का जो हुआ उसको भी प्रिसाइड किया। टोटल 3 इन्होंने जो है कांग्रेस के सेशंस को प्रिसाइड किए थे। इसमें दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुए थे इस वाले पर्टिकुलर सेशन में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन। अब आपको स्वदेशी और बॉयकॉट तो समझ में आता है कि हम देश का बना हुआ खरीदेंगे, बॉयकॉट करेंगे फॉरेन प्रोडक्ट्स का। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, यानी कि हम सेल्फ रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये स्वराज जो है ना, ये चलो अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी स्वराज की डिमांड सारे कांग्रेस में नहीं उठा रहे थे, ये सिर्फ सर्टेन एक सेक्शन था, रेवोल्यूशनरी टाइप का सेक्शन, जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम आपने सुना होगा नरम दल गरम दल। तो गरम दल की ये डिमांड थी स्वराज, यानी कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। ठीक है, मॉडरेट बोल रहे थे नरम दल कि भैया अभी स्वराज की डिमांड ना करो, लेकिन उनकी बात रखने के लिए स्वराज भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया सबसे पहले। ठीक है, स्वराज है, ये पूर्ण स्वराज नहीं है। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी, बट ये स्वराज है। ठीक, एंड देन स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। और यहाँ तक कि एक नेशनल काउंसिल भी सेटअप हुई थी। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, ठीक है, 1906 में सेटअप हुई थी, 1906 में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड। आई थिंक 2019 का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था ये। खैर, अभी आते हैं सूरत सेशन पे। तो 1907 में जो सूरत का सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना सेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट सेपरेट हो गए थे। अब ये थे कौन? ये मॉडरेट थे नरम दल, ठीक है, नरम दल। और ये जो था हमारा, ये गरम दल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये नरम दल और ये गरम दल। तो थे क्या, ये नरम दल वाले थे जिसमें कि हमारे जो जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, सूर्यनाथ बनर्जी हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी, मतलब जो थोड़े बूढ़े पुराने लोग थे ना, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लॉयर टाइप के, इस टाइप के लोग थे, वो नरम दल में थे। इनका ये कहना था कि भाई हम ब्रिटिशर्स के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करेंगे। एजिटेशन तो करेंगे, विद्रोह टाइप तो करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करेंगे। कोई इस तरह से उग्रवाद टाइप नहीं फैलाएंगे ज़्यादा। ठीक है, एंड हम उनके सामने प्रेयर रखेंगे, प्रेयर करेंगे, फिर पिटीशन देंगे उनको, वो भी नहीं मानेंगे तब प्रोटेस्ट में उतरेंगे। ये क्या है? सीधे प्रोटेस्ट। हमें सीधे सेल्फ रूल चाहिए, हमें सीधा स्वराज चाहिए। और सीधा एकदम आर या पार में बिलीव करते थे एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल्स आपको दूं तो लाल बाल पाल का जो हमारा ट्राई हो जाएगा। लाल बाल पाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट में आएंगे। तो इनका कहना था ये कि भाई तुरंत एक्शन में आओ और सब लोगों को पार्टिसिपेट करो इस एंटी पार्टीशन कैंपेन में, और इसको जाने दो हर जगह तक, और एकदम रेवोल्यूशनरी हो जाओ मासेस तक। ये बोले थे मासेस तक इसको मत फैलाओ, नहीं तो ब्रिटिशर्स नाराज हो जाएंगे। इस तरह से हमें अभी इसको लिमिटेड रखना चाहिए, सिर्फ बंगाल तक ही। तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन अरोज हो गए। ठीक है, यहाँ तक कि सूरत सेशन में ये एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे कि हमें चाहिए बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इस पर्टिकुलर उसके सेशन के प्रेसिडेंट बने, लेकिन मॉडरेट्स इस चीज़ को लेके मना कर रहे थे। और यहाँ रास बिहारी घोष जो कि एक मॉडरेट थे, उन्होंने सेशन को प्रिसाइड किया। बोला जाता है कि इन पे जूता उता भी फेंक दिया किसी ने, मतलब एक्सट्रीमिस्ट में। तो इसलिए अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन आ गए, और यहाँ पे वो सूरत स्प्लिट के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि सूरत सेशन में ये दोनों स्प्लिट हुए थे। ठीक है, सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें, और थोड़ा सा यार नाक बंद सी ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यार कल सच में यार कल बड़ी कायदे की गर्मी थी, है ना, और पूरा दिन घूमना पड़ा बाइक में, तो हालत ख़राब हो गई। खैर, लीडर्स पे आते हैं। लीडर्स यानी किसने कहाँ कहाँ से लीड किया वो हम देखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने पूना और या फिर बॉम्बे से लीड किया, सैयद हैदर रज़ा ने दिल्ली से लीड किया, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास से, लाला लाजपत राय ने पंजाब में। यानी कि ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, और लोगों ने स्वदेशी को भी एक्सेप्ट किया। जैसे कि एक हमारे थे वीओ चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, वीओ चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने तमिलनाडु के टूटिकोड में स्वदेशी नेविगेशन स्टीम कंपनी, यानी कि खुद की एक मतलब इंडिजिनस यानी कि भारत की स्टीम नेविगेशन कंपनी खोल दी। ठीक है, स्वदेशी, कि हम ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। ठीक है,
ठीक है। तो VO चिदम्बरम पिल्लई, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। अब आते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तो मुस्लिम्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और यहाँ पे एक और है, नाम याद रखिएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर, अगर कभी पूछ ले, अवनींद्र नाथ टैगोर। ये जो अवनींद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने भारत माता का पोर्ट्रे बनाया था, यूनिटी दिखाने के लिए कि पूरा भारत एक है, ठीक है। भारत माता का पोर्ट्रे बनाया था इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने इंडियन सोसाइटी, और क्या हो गया, इसके अलावा इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट भी डेवलप करी थी, ठीक है। और ये थे कौन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और अब आते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पे। तो 1909 में क्या हुआ, एक एक्ट आया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको 1909 बोलते हैं। प्यार से इसको मॉर्ले मिंटो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉर्ले उस समय सेक्रेटरी था, और मैंने आपको बताया था, आप रिकॉल करिए जल्दी से अभी, इस सेक्रेटरी की जो पोजीशन है वो किस पर्टिकुलर एक्ट से क्रिएट हुई थी। और जो मिंटो थे ये वॉइस रॉय थे उस समय के। तो क्योंकि इन्हीं दोनों की 60 गांठ क्या, वो पूरा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ था। सेक्रेटरी किस एक्ट से आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, पढ़ाया था मैंने आपको, जिसको क्वींस प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। और इसी से ही आपका इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल दी गई थी इसको। ये था कौन, ये ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जो ब्रिटेन में ही बैठता था, और ये वॉइस रॉय इंडिया में रहता था। तो ये इन्हीं दोनों ने मिल के लाया था, तो इसलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोल देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सबसे पहली बार इसने सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जिसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन, इसकी बात कही। और वो किसके लिए, वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स का लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे इलेक्शन हो रहा है तो पहली बात तो यहाँ पे मुस्लिम खड़ा हो सकता है, और इसको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट दे सकते हैं। आज भी ऐसा होता है ना, जैसे दलित सीट आ गई होता है, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वोट हर कोई कर सकता है, सिर्फ दलित ही वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर महिला सीट आ गई, जैसे उसमें होता है, अभी तो खैर LA और लोकसभा में तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अभी हो चुका है, अभी एक्ट आ चुका है, आपको पता है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत 1/3 सीट्स जो है रिजर्व होंगी LA में, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लोकसभा में वेमेंस के लिए। लेकिन ये भी अभी आया नहीं है, एटलीस्ट वो उसमें आप ये मान लो कि 2029 के बाद ही ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट करो कि वो आएगा। तो पंचायत वगैरह में हम देखते हैं कि भी महिला सीट आ गई, तो वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होता, बिकॉज हर कोई वोट कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं। क्लियर है। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, और इसीलिए, और ये किस लिए आया था, ठीक है, नॉट हार्ड टू गेस, कि अगेन हिंदू मुस्लिम्स को सेपरेट करने के लिए आया था। तो मिंटो को इसीलिए फादर ऑफ कम्युनलिज्म के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में साम्यवाद का जनक। इसी पर्टिकुलर एक्ट से ये बोला गया था कि एक इंडियन को अब ये अनुमति मिलेगी कि वो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हो सकता है, कार्यपालिका में हो सकता है। अब ये क्या होता है, तो जैसे आज मान लो कि आज होता है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर है ये, ठीक है, और मान लो ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, और इसको असिस्ट करने के लिए इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इस तरह से ये होते हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ बैठते हैं, मान लो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो पार्लियामेंट में अपोजिशन वाले भी तो ये लोग, काफ़ी लोग, सब लोग बैठते हैं अपोजिशन वाले। तो ये जो अंदर वाला ब्रैकेट, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, और इसको पूरा बड़े वाले को बोलते हैं, डब्बे को, लेजिस्लेचर। तो यही है, ऐसे समझ लो, ये है वॉइस रॉय PM की जगह, और वो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो उसमें अभी तक कोई भी इंडियन नहीं अलाउड होता, तो अभी एक इंडियन अलाउड हो गया। आपसे पूछता वो कौन इंडियन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, हमारे सत्तू जी ठीक है, सिन्हा। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब लास्ट में जाके हम लोगों ने स्टार्ट किया था बंगाल पार्टीशन से, अब ख़त्म करेंगे पार्टीशन को एन्यूल करके। एन्यूल का मतलब होता है पार्टीशन को रद्द कर दिया गया, फिर से एक कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि हुआ ये किस लिए था पार्टीशन, सो दैट जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है, जो उग्र राष्ट्रवाद है, उसको कम किया जा सके उन एक्टिविटीज़ को। लेकिन वो कम होने के बजाय बढ़ गई। तो विद सर्टेन चेंजेस, लिटिल बिट चेंजेस, इन्होंने एन्यूल कर दिया पार्टीशन को, यानी कि बंगाल को फिर से एक बना दिया। और इन्होंने बोला कि अब कैलकाटा से शिफ्ट होगी, जो कैपिटल है वो दिल्ली में शिफ्ट होगी। और ये कब अनाउंस हुआ, दिल्ली दरबार लगा था, मैंने आपको बताया था कितने दिल्ली दरबार लगे थे टोटल, आपके 3 दिल्ली दरबार। 1870 लिटन के टाइम पे, 1902 हार्डिंगे सेकंड के टाइम पे, और ये हार्डिंगे के सेकंड के टाइम पे 1911 वाला, करजन के टाइम पे, ठीक है।
करजन के टाइम पे, ये 1902 और 1903 या फिर आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइम पे हुआ था। तो ये जो दिल्ली दरबार हुआ था इसी में अनाउंस किया था। मैंने दिल्ली दरबार आपको समझाया था पिछले लेक्चर में क्या होता है, ठीक है। तो इसी के टाइम पे हुआ था। हार्डिंगे सेकंड उस समय वॉइस रॉय था, और इसी में अनाउंस हुआ था कि कलकत्ता से शिफ्ट करके अब दिल्ली को कैपिटल बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये अनाउंस हुआ कि पार्टीशन को एन्यूल किया जा रहा है तो मुस्लिम्स जो हैं खफा हो गए अंग्रेज़ों से। इसी वजह से तो हम एंटी पार्टीशन कैंपेन में हिस्सा नहीं लिए, तुम्हारा सपोर्ट कर रहे थे ताकि तुम हमें अलग से प्रोविंस निकाल के दोगे। ढाका हमारी कैपिटल बन गई थी, लेकिन तुमने तो फिर से वही एकदम फिर से, ठीक है, वही वक्त बदल दिया, हमारा जज्बात बदल दिए। तो उसी को एक तरह से कवर अप करने के लिए अंग्रेज़ों ने बोला देखो दिल्ली जो है मुग़लों की राजधानी हुआ करती थी, तो देखो हम दिल्ली को कैपिटल बनाए दे रहे हैं, तुम्हारी ग्लोरी से एसोसिएटेड है। लेकिन इस बार मुस्लिम्स ज़्यादा अपीज़ हुए नहीं इस चीज़ से, और उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अभी हम अगले लेक्चर में देखेंगे 1916 में सेशन हुआ था लखनऊ में, और वहाँ पे इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, और वहाँ पे अभी हम चलो उसी पे आते हैं, ठीक है। तो 1916 में ये आप देख सकते हैं 1916 में क्या होता है, लखनऊ सेशन होता है कांग्रेस का। प्रिसाइड कौन करते हैं? अंबिका चंद्र मजूमदार। और इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन हो जाता है कांग्रेस का, रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, यानी कि जो आपका मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे 1907 में सूरत में, वो फिर से एक हो गए। प्लस इसके अलावा जो अभी मैंने बताया मुस्लिम लीग कांग्रेस से मिल गई, तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिल के जॉइंट डिमांड्स रखी, यानी कि साझा, ठीक है, साझा डिमांड्स रखी ब्रिटिशर्स के सामने, जिसमें कि एक डिमांड ये भी थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ जनरल है इसको इंडिया के एक्सचेकर से क्यों पे किया जा रहा है, ब्रिटेन से क्यों नहीं पे किया जा रहा है। तो ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो जो अगला एक्ट आया था 1919 में, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, मॉन्टेगी चेल्मफोर्ड रिफॉर्म्स। लेकिन अब हम देखने वाले हैं रेवोल्यूशनरी क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी 1870s से, जो अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 1880s के टाइम से जो स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले 1879 में अगर हम बात करें, वैसे पहले हमें इससे पढ़ना चाहिए था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को, कोई नहीं। तो ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पहले से ही आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिव बंगाल पार्टीशन के पहले ही हो चुकी थी। चलिए इसको सारी हम समराइज़ कर लेते हैं। ईयर वाइज ये माइंड मैप आपको मिलेगा, और माइंड मैप आई होप आप सबको पता होगा, परमार एसएससी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 1879 में सबसे पहले तो रामोसी पेजेंट फोर्स बनती है। कौन बनाता है? ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के, ये बनाते हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में 1879 में, ठीक है, रामोसी पेजेंट फोर्स। 1890s के टाइम पे शिवाजी और गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये ऑर्गेनाइज करते हैं क्या। और यहाँ पे आप देखेंगे 1916 में बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना करते हैं अलॉन्ग विद एनी बेसंत। ऐसा नहीं एनी बेसंत के साथ मिलके, बाल गंगाधर तिलक अपनी अलग सेटअप करते हैं जिसका कि हेड क्वार्टर होता है पूना में, और जो एनी बेसंत सेटअप करती हैं अपना, इसका हेड क्वार्टर होता है मद्रास में। अलग अलग सेटअप करती हैं। साल एक ही था, वो साल था 1916 का साल। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जैसे कि इनको हम तो नहीं, ये एक वैलेंटाइन चिरोल करके था, उसने बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी कि भारतीय अशांति का जनक इनको बोला था। प्लस इन्होंने मिलिटेंसी को या फिर एक तरह से राष्ट्रवाद जगाने के लिए शिवाजी और गणपति फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए। प्लस साथ ही साथ इन्होंने मराठा और केसरी न्यूज़पेपर निकाले। मराठा, ठीक है, मराठा ऐसे आप याद कर सकते हो, मराठा और केसरी। तो जो मराठा था वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में था, ठीक है, और ये जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था, ठीक है। तो ये इन्होंने किया। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। लोकमान्य मतलब लव्ड बाय ऑल, ठीक है, ये चीज़। तो 1890 में इन्होंने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किए। क्यों ऑर्गेनाइज़ किए? सो दैट एक नेशनलिज्म की भावना यूथ में जगा सके। ये जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, टोटल 6 साल जेल में भी इनको काटने पड़े, ठीक है, क्योंकि यही वैलेंटाइन चिरोल जैसा चिरांद आदमी ने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था, और ये बोला था कि इन्होंने मराठा और केसरी में कुछ ऐसी चीज़ें पब्लिश करी जिसकी वजह से उग्रवाद जो है ज़्यादा बढ़ा है। तो उसी को लेकर इनको 6 साल मांडले जो बर्मा की जेल है वहाँ पर काटने पड़े थे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे, है ना। और आप लोग जो है चलो खैर 1897 मतलब सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन कुछ लोग, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया। खैर 1897 चापेकर ब्रदर्स जो थे उन्होंने रैंड को मारा। भाई रैंड कौन था? रैंड है, ठीक है, कोई और कुछ प्रोनाउंस नहीं करेगा।
है ना। द रैंड हमारा प्लेग कमिश्नर था। अब मैंने आपको बायो में, हाँ बायो तो हो गई है, तो बायो में आपको मैंने पढ़ाया था प्लेग के लिए ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा, यर्सीनिया पेस्टिस, है ना। ये वैसे तो मुझे पूछना चाहिए था आपसे, खैर। तो ये हम लोगों ने देखा था, ये बैक्टीरियल बीमारी है। और ये भी मैंने बताया था, इसको बिबोनिक प्लेग बोलते हैं। और ये भी मैंने बताया था बहुत भयंकर रूप से फैला था। 1890s में रफली मिलियंस में पॉपुलेशन साफ हो गई थी, इंडिया में भी और बाकी में। लेकिन इंडिया में 1890s के टाइम पे रैट से मेनली फैला था। तो प्लेग कमिश्नर था रैंड। वैसे इसकी कोई ज़्यादा गलती थी नहीं इस सेंस में, क्योंकि इसने क्या करा था कि भाई लोगों को एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहा था, ठीक है, और आइसोलेट कर रहा था, ठीक है, और घर घर जाके चेक कर रहा था लोगों को। तो मतलब एक तरह से ठीक ही काम कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा आइसोलेट कर रहा था तो ज़्यादा ना फैले। लेकिन थोड़ा सा ये लोग कुछ गलत समझ गए, ठीक है। गलत इन द सेंस वही कि मतलब ये क्यों इंटरफेयर कर रहा है, और ऐसे उनको पता नहीं था ना कि ऐसे बैक्टीरियल बीमारी होती है। लेकिन उसने वो काम किया तो उसको बेचारे को मार डाला गया, रैंड को। और इसका जो लेफ्टिनेंट था जिसका नाम आयरेस्ट था, उसको भी, ठीक है। ये तो तुरंत ही मर गया था। और रैंड जो है थोड़े टाइम बाद इनकी डेथ हो गई थी, कुछ 10-15 दिन बाद। 1899 में मित्र मेला बनती है पूना में। सावरकर ब्रदर्स जो हैं, ठीक है, वीडी सावरकर का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर मित्र मेला जो है बनाया था। अब ये मित्र मेला को जो है बाद में इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था 1904 में। 1899 से 1904 में हम आ गए हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया था, या तो मर्ज आप बोल सकते हो कि मर्ज कर दिया था, या फिर इसको कन्वर्ट कर दिया था मित्र मेला टू अभिनव भारत सोसाइटी। 1902 में अनुशीलन समिति बनती है बंगाल में बाई सतीश चंद्र बासु। 1905 में, वैसे तो और भी बहुत सारी अनुशीलन समिति बनती हैं, तो उतना ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है 1902 वाला। मित्र मेला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1905 में इंडियन, जिस साल आपका बंगाल पार्टीशन होता है, इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। कहाँ पे, लंदन में। और इंडिया हाउस करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और एक जर्नल लाते हैं जिसका नाम था द सोशियोलॉजिस्ट। द सोशियोलॉजिस्ट करके एक जर्नल भी लाते हैं ये, ठीक। देन मैडम भीखाजी कामा, जो कि पासी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, एक लेडी थी, बहुत इंपॉर्टेंट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। दैट वाज, एक तो जर्नल लाइन थी वंदे मातरम नाम का, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये फैक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वंदे मातरम। और साथ ही साथ इन्होंने फॉरेन सॉइल में सबसे पहले इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया था, सबसे पहले भारतीय झंडे को किसी विदेशी सरजमी पे फहराया था। और कहाँ पे, स्टटगार्ट जर्मनी में फहराया था इन्होंने। और वो जो आज का झंडा है इंडिया का, वो उस समय का झंडा नहीं हुआ करता था, कुछ अलग होता था। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो स्टटगार्ट जर्मनी में इन्होंने फहराया था, ठीक है। अब आते हैं 1900, ठीक है, यहाँ तक हो गया 7 तक। और 1907 में ही हिस्ट्री में जो ईयर्स है ना उनको कनेक्ट करते रहा करो। 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, है ना। 1908 पे आते हैं, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुई थी। इसमें क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर का, अरे यार, मुजफ्फरपुर का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था जिसका नाम किंग्सफोर्ड था, ठीक है, उसको मारने की इन्होंने, जिसका नाम था क्या, किंग्सफोर्ड, ठीक है, उसको मारने का अटेम्प्ट किए थे, मार नहीं पाए थे। बॉम्ब तो फेंका था लेकिन बच निकला था, ठीक है, ये किंग्सफोर्ड। तो उसी के चलते ही प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी, खुर्दीराम बोस तो इसमें इन्वॉल्व थे। तो प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड कर लिया, ठीक है, और इनको जो है फांसी दी गई। 18 साल के थे मात्र, ठीक है। कन्हैया लाल दत्ता और अरबिंदो घोष, जिनको कि श्री अरबिंदो के नाम से भी जानते हैं, बट ही वॉज प्रूव्ड कि मतलब ये गिल्टी नहीं है, इसके लिए दोषी नहीं है, तो इनको बरी कर दिया गया था। और इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था। यहाँ पे इसी टाइम पे ही बिपिन चंद्र पाल ने भी एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था। और इन्होंने ऑरोविले करके एक संस्था बनाई। ऑरोविले कहाँ पे, तमिलनाडु में जाके। ऑरोविले मतलब कोई ऐसे रेवोल्यूशनरी टाइप नहीं, मतलब शांति के लिए मेडिटेशन सेंटर टाइप ऐसा कुछ था, ठीक है। 1909 में क्या हुआ, मदन लाल ढींगरा ने, जो करजन वायली था, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी का जनरल था, तो उसकी यहाँ पे हत्या करी थी मदन लाल ढींगरा ने 1909 में। 1913 में, और एक चीज़ और यहाँ पे आई थिंक आगे ऊपर लिखा है, ठीक है, 1913 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसको भूलिएगा नहीं। गदरा नहीं, गदर पार्टी का यहाँ पे सब करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था, किसने किया था, लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना और बरकतुल्ला और भाई परमानंद, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना करी थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1913 में। इस पर्टिकुलर ये क्यों करी थी, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करने के लिए करी थी। और इस पर्टिकुलर पार्टी से एक इंसिडेंट एसोसिएटेड है जिसको बोलते हैं कोमगाटा मारो इंसिडेंट, 1914 में हुआ था ये, जहाँ पे कुछ पंजाबी फ्रॉम पंजाब, ठीक है, जापान। और ये कोमगाटा मारू है क्या, ये एक शिप का नाम है, जहाँ पे
कुछ पंजाबी लोग जापान से, हांगकांग से, सिंगापुर से इकट्ठा हुए और कनाडा में गए, जहाँ पे इन लोगों को एंट्री देने से मना कर दिया गया। कनाडा में उस समय यूके की गवर्नमेंट थी, मतलब ये ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे वैसे वहाँ पे भी। तो इनको वहाँ पे सेल थ्रू करने से, मतलब वहाँ पे जो है उतरने से मना कर दिया गया और इनको वापस भेज दिया गया। अब इस बात को लेके वहाँ पे विद्रोह हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोमागाटा मारू एक जापानी शिप का नाम था जो कि सेल किया था जापान से, फिर हांगकांग गया, फिर सिंगापुर से कनाडा गया था, फिर जापान से कनाडा, तुम बस याद कर लो, ठीक है। तो ये चीज़, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी 1914 में ही स्टार्ट हुआ था, 1914 से 18 तक चला था। देन 1915 की अगर बात करें तो इस समय बर्लिन कमेटी बनती भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, कहाँ पे, ये जर्मनी में बनाते हैं। और इसी समय डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, तो जो भी अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आएगा तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स इस मूड में नहीं थे कि कोई फॉरेनर आए और यहाँ पे रेवोल्यूशनरी माइंडसेट दे लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रशियन रेवोल्यूशन था, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही थी, तो ये नहीं चाहते थे कोई और फॉरेनर आए और यहाँ पे इंडियन लोगों को इन्फ्लुएंस करे। 1916 मैंने आपको पढ़ा दिया, तो यहाँ पे ये पूरा लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। अगले लेक्चर में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे एरा ऑफ गांधी या फिर गांधीयन एरा, 1915 से स्टार्ट होता है, बिकॉज 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया। ये दोनों माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और क्विज भी आप अटेम्प्ट करते रहिए, और मोस्ट प्रॉब्लम पूरी कोशिश करूँगी आज सेकंड लेक्चर भी दे दूँ, ठीक है, क्योंकि पहले जाना भी है मुझे, ठीक है। और फिर मैं कोशिश करूँगी शाम में जल्दी आके मैं रिकॉर्ड करके आपको लेक्चर दे दूँ, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अब वही है कि मैंने बोला था भाई साहब से, ठीक है, और भाई साहब पता नहीं क्या बुरा मान गया, ठीक है। और उन्होंने वही कि अगर बता दिए होते एड्रेस, क्योंकि मुझे ये जानना था कि भाई हाउस नंबर क्या है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे उन्होंने चेक दिया था, फिर वो बाउंस हुआ, तो फिर हमें नोटिस भिजवाना होता, तो एग्जैक्ट हाउस नंबर हमें पता तो है भाई कौन सा एरिया, लेकिन एग्जैक्ट हाउस नंबर हमें चाहिए था। वहाँ पे जो रह रहे हैं उन्हीं को पता होगा, ठीक है। तो वही कि वहाँ पे जाना पड़ेगा, हाउस नंबर पता करेंगे, फिर ऐसा सब होगा, तो शाम तक हो जाएगा, और फिर शाम को मैं आके लेक्चर रिकॉर्ड करके आपका डाल दूँगा, ठीक है, पक्का, ठीक है। थैंक यू।